नमस्कार, मैं सी आनंद बारपुते। आज आपको पीएमईजीपी जो स्कीम है उसमें क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस 2022 से आए हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मेन चेंजेस जो आए हैं वो ध्यान में रखना है कि ये स्कीम जो थी इट वाज रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रोजेक्ट ऑफ 25 लैक्स। 25 लाख के प्रोजेक्ट तक ये स्कीम रिस्ट्रिक्टेड थी। तो ये 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी 50 लाख। तो 50 लाख के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। सेकंड जो प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इसमें लाया गया है कि दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी उसका दायरा बढ़ा के उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट कमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक, दोज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो कैन इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है जो अफेक्ट करेगा फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट एनीथिंग इन पीएमईजीपी स्कीम। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स इसमें कुछ न कुछ वेंचर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर सकती है जितना इफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी भरोसा जताया है और कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट सेक्टर जो शेड्यूल्ड बैंक है, कमर्शियल बैंक, उनको भी ये स्कीम के अंदर लाया है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो पहला है 25 से 50 लाख किया है। दूसरा चेंज है वो क्या है ही कि भाई कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है इसमें कि जो सर्विस एंटरप्राइजेस है उसको 10 से 20 लाख तक एंटरप्राइजेस इसमें अलाउ किए हैं, यानी 20 लाख तक का भी प्रोजेक्ट जो है वो सर्विस एंटरप्राइजेस इसके अंदर पीएमईजीपी के अंदर कर सकते हैं। अभी इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानकारी है लेना है आपको तो ये वीडियो पूरा देखिए। पीएमईजीपी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में कुछ करना चाहता है तो डेफिनेटली ये स्कीम उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिए, अभी जो सब्सिडी परसेंटेज आपके सामने दिख रहा है, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी करना पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी है तो उसको 10% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, स्पेशल कैटेगरी है तो 5% कंट्रीब्यूशन ओन करना पड़ेगा, बाकी जो है गवर्नमेंट मार्जिन मनी का सब्सिडी देंगी। अभी रेट ऑफ सब्सिडी कितना मिलेगा तो वो है अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी को 15% और स्पेशल कैटेगरी को यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल्ड, नॉर्थ ईस्ट रीजन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हिल बॉर्डर एरियाज एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो ये सभी स्पेशल कैटेगरी है। उसके लिए अर्बन एरिया में अगर यूनिट डालते हो तो सब्सिडी होगी 25%। अब यही चीज़ अगर रूरल में करते हो तो क्या है, जनरल कैटेगरी में होगा तो 25% सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमन ये रहेंगे तो उनको कितना मिलेगी सब्सिडी, 35% सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब्सिडी के जो प्रावधान है पुराने ज़माने से चले आ रहे और वही नॉर्मली कंटिन्यूड है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो नोट नीचे आप पढ़ रहे हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंज है कि मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट्स एडमिसेबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 50 लाख। पहले ये कितना था, 25 लाख। तो पीएमईजीपी इज नाउ फॉर एलिजिबल फॉर स्कीम्स यानी प्रोजेक्ट अप टू 50 लाख। ये इंपॉर्टेंट चेंज इसमें आया है। The maximum cost of product unit accessible for margin money subsidy under business service sector is 20 लाख। तो ये पहले सर्विस सेक्टर के लिए कितना था, 10 लाख, अभी कितना किया है, 20 लाख किया है। The balance amount excluding the own contribution of the total project cost will be provided by banks. If the total project cost exceeds 50 lakh or 20 lakh for manufacturing and service oblique business sector respectively, the balance amount may be provided by banks without any government subsidy. यानी अगर कोई पूछना चाहता है कि सर हमारा 50 लाख का तो प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन हमारा 75 लाख का है या 1 करोड़ का है तो ये हम कर सकते हैं क्या, बेशक कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी वो 50 लाख पे ही मिलेगी।
तो आगे का जो कंट्रीब्यूशन है आपको बैंक दे सकता है, आप खुद डाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20 और 50 लाख, यानी सर्विस एंटरप्राइज के लिए 20 लाख के 35% सब्सिडी मिलेगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा तो उसको जो है 50 लाख के ऊपर 25% या 15% या 35% सब्सिडी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड है कि लोन अपग्रेडेशन फॉर एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी ऑब्लिक मुद्रा यूनिट। तो एग्जिस्टिंग यूनिट ऑलरेडी जिन्होंने पीएमईजीपी या मुद्रा में लोन लिया है और वो लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से रिपेमेंट किया, तो उनके एक्सपांशन के लिए भी ये स्कीम एलिजिबल है। कैसी ऑल कैटेगरीज के लिए बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा 10% और रेट ऑफ सब्सिडी रहेगा 15%। लेकिन जो एनईआर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स या हिल स्टेट है उनको रेट ऑफ सब्सिडी मिलेगी 20%, यानी एक्सपांशन, यानी पहले पीएमईजीपी में लिया है पुरानी स्कीम के अंतर्गत या अभी के स्कीम के अंतर्गत या मुद्रा स्कीम में आपने लोन लिया है और अभी आपको बढ़ाना है, आपका यूनिट जो है पहले भाई 25 लाख का यूनिट था, अभी आपको 50 लाख का करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या है आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सब्सिडी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ओनली। तो एक्सपांशन के लिए भी कर सकते हैं। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसिबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज 1 करोड़। मैक्सिमम सब्सिडी वुड बी 15 लाख 20 लाख फॉर एनियर एंड हिल स्टेट्स। तो एक्सपांशन कहाँ तक कर सकते हैं? तो पहले वाला स्कीम आपको मालूम है पीएमईजीपी का था 25 लाख का। अभी आप यू कैन इंक्रीज एक्सपांड योर यूनिट टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़। तो पहले वाले 25 लाख छोड़ के अभी नए 1 करोड़ तक का प्लांट अपन ले सकते हैं, और 1 करोड़ पे सब्सिडी कितनी मिलेगी? 15 लाख, यानी 15% से। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है तो कितनी मिलेगी? 20% मिलेगी। ठीक है, तो ये है। और द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिट एडमिसिबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी अंडर बिजनेस ऑब्लिक सर्विस सेक्टर फॉर अपग्रेडेशन इज 25 लाख। मैक्सिमम सब्सिडी वुड बी 3.75 लाख एंड 5 लाख फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और हिली स्टेट। यानी जो सर्विस एंटरप्राइजेस में इसमें एक्सपांशन कितना कर सकते थे? पहले था वो एपीएमईजीपी में सर्विस सेक्टर में अपन 10 लाख तक ले सकते, अभी और 25 लाख तक आप मशीनरी वगैरह ले सकते हैं और उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 15%। ठीक है, तो 25 लाख के ऊपर 15% होता है 3.75 लाख, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है तो 5 लाख। The balance amount excluding the amount contribution of the total project cost will be provided by bank। अभी इससे ज़्यादा भी आपको सब्सिडी यानी एक्सपांशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बैंक से लेना पड़ेगा या खुद डालना पड़ेगा। इफ़ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सीड्स ₹1 करोड़ और ₹25 लाख फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर रिस्पेक्टिवली, द बैलेंस अमाउंट मे बी प्रोवाइडेड बाय बैंक विदाउट एनी गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये कहा गया है कि अगर 1 करोड़ से भी बड़ा या 25 लाख से भी बड़ा एक्सपांशन आपको करना है तो आप बेशक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सब्सिडी के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। सब्सिडी आपको 1 करोड़ के ऊपर ही एक्सपांशन के ऊपर मिलेगी, या सर्विस एंटरप्राइज है तो 25 लाख के ऊपर ही मिलेगी। इसके आगे जो भी एक्सपांशन आप करेंगे वो आपको बैंक के पैसे से करना पड़ेगा। अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? फॉर पीएमईजीपी न्यू एंटरप्राइजेस, नए एंटरप्राइजेस जो लगा रहे उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है नंबर 1, एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जाहिर है कि भाई आजकल माइनर एंटरप्राइजेस भी खड़े कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सॉफ्टवेयर में, आईटी में के क्षेत्र में बड़े बड़े वेंचर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो भैया 18 साल के ऊपर ही उसको अर्निंग की परमिशन देता है। तो उसका बेसिक कंडीशन है कि 18 साल का आपका एज चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स अंडर पीएमईजीपी। तो इसमें इनकम सीलिंग कुछ नहीं रहेगा। नया प्रोजेक्ट करने के लिए आप नया प्रोजेक्ट कर सकते हो, कोई इनकम सीलिंग नहीं आपके ऊपर। फॉर सेटिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अबाउट 5 लाख इन द बिजनेस ऑब्लिक सर्विस सेक्टर, द बेनिफिशियरी शुड possess at least
8 स्टैंडर्ड पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अगर 10 लाख के ऊपर यानी बिजनेस के क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या सर्विस के क्षेत्र में 5 लाख के ऊपर अगर प्रोजेक्ट डालना है तो 8वीं तो पास होनी करनी चाहिए, आपने उतना एजुकेशन तो लेना चाहिए, 8 पास तो करना चाहिए। Assistance under the scheme is available only for new project sanctioned specifically under PMEGP। तो ये नए प्रोजेक्ट के लिए ही PMEGP के अंडर स्कीम में आपको ये मिलेगा। एग्जिस्टिंग यूनिट्स अंडर PMRY, REGP or any other scheme of government of India or state government and the units that have already availed government subsidy under any other scheme of government of India or state government are not eligible। तो दूसरे किसी स्कीम में PMRY में पुराना आपने स्कीम लिया है तो ये स्कीम के तहत आपको एलिजिबिलिटी नहीं होगा। अभी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर PMEGP यूनिट न्यू के लिए, प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम। यानी जिस प्रोजेक्ट में सिर्फ रिकरिंग खर्चा है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए हमको और फिक्स्ड कैपिटल कुछ नहीं डालना है, कुछ मशीनरी वगैरह कुछ लेना नहीं, तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट मस्ट हैव सम एलिमेंट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। बी यानी सेकंड, कॉस्ट ऑफ लैंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। Cost of ready build shed as well as long lease or rental work shed workshop can be included in the project cost, subject to restricting such cost of ready build as well as long lease or rental work shed to be included in the project cost calculated for a maximum period of 3 years। तो ये ऐसा है कि लैंड के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, लैंड तो भैया आपको खुद के पैसे से लेना पड़ेगा या फिर वर्क शेड के बारे में छोटा सा रूल है वो। PMEGP थर्ड है, PMEGP इज एप्लीकेबल टू ऑल न्यू वायबल माइक्रो एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग विलेज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट एक्सेप्ट्स activities prohibited by local government authorities keeping in view environment or socio-economic factors and activities indicated in the negative list of guidelines para 30। तो ये भैया की जो निगेटिव लिस्ट है, निगेटिव लिस्ट हम लोग बाद में देखेंगे, तो निगेटिव लिस्ट में अगर कोई एंटरप्राइज आपको खड़ा करना है आपको अगर, तो उसके लिए ये आपको मिलेगा नहीं। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको निगेटिव एंटरप्राइजेस कोई भी खड़ा नहीं करना है। तो ये हम निगेटिव हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो एक चेंजेस है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें फंडिंग हो सकती है। प्रीवियस स्कीम में बिल्कुल ही नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिसके लिए PMEGP में आपको ये स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो कौन सी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है? तो बिजनेस ऑब्लिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आउटलेट मे बी परमिटेड इन NER लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, इसमें आपने जो है सेल्स आउटलेट के लिए परमिशन मिल सकता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन मिल सकता है। बी, रिटेल आउटलेट बिजनेस सेलिंग खादी प्रोडक्ट्स, village industries products procured from khadi and village industry institutions credited by KVIC and product manufactured by PMEGP units and Sphurti clusters only may be permitted under PMEGP across the country। यानी आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग वेंचर है या स्फूर्ति क्लस्टर के अंतर्गत आपने कोई स्कीम डाला है और उसका एक या खादी प्रोडक्ट्स का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उसका एक आउटलेट आपको डालना है, तो उस आउटलेट को जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो भी परमिशेबल है, उसको भी 20 लाख तक का आपका ये स्कीम का एडवांटेज मिल सकता है, 20 लाख तक का प्रोजेक्ट उसमें ले सकते हैं। सी, retail outlet backed by manufacturing including processing / service facilities may be permitted across the country। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग एक जगह कर रहे हो और उसकी रिटेल आउटलेट छोटी जगह पे आपको ओपन करना है, तो उस केस में भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा बन सकता है, यानी आपका एक जगह आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे जो कि नॉर्मली एक प्लेस होगी रूरल या अर्बन,
और आउटलेट हर जगह दोगे तो वहाँ से आपका माल जा सकेगा। तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग आउटलेट आप दे रहे हो वहाँ पे भी PMEGP उसको मिल सकती है। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर बिजनेस ऑब्लिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज एज अबव मे बी 20 लाख एट पार विद द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सर्विस सेक्टर। तो इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 20 लाख। जो सर्विस सेक्टर के लिए भी मैक्सिमम कितनी है? 20 लाख। तो मैक्सिमम 10% ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन इन अ ईयर इन अ स्टेट मे बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑब्लिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट जितना भी फंडिंग करने वाली है उसमें से 10% तक ही पार्ट वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को या बिजनेस एक्टिविटीज़ को देंगी। अभी फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ नेमली परचेस ऑफ कैब, वैन, बोट, मोटर बोट, शिकारा etc. for transportation of tourists or general public will be allowed. A ceiling of 10% on the extent of project financed under transport activities is applicable in all areas except northeast regions, hilly regions, अंडमान निकोबार, गोवा, पौंडीचेरी, दमन, दीव इट्सेट्रा। तो ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में भी अगर आप कुछ कैब परचेस करना चाहते हैं, वैन परचेस करना चाहते हैं, बोट परचेस करना चाहते हैं, माइक्रो बोट परचेस करना चाहते हैं, शिकारा परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी PMEGP के अंतर्गत आपको लोन मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ को टोटल जो गवर्नमेंट का फंड एलोकेशन है वो 10% से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं देगा। पर ये 10% का भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन या अंडमान निकोबार ऐसे आइलैंड को एप्लीकेबल नहीं होगा। Only one person from one family is eligible for obtaining financial assistance for setting up of the project under PMEGP. The family includes self and spouse. तो एक फैमिली में भैया एक ही आदमी को मिलेगा। तो एक तो मिस्टर अपने नाम पे सब्सिडी यानी PMEGP ले सकता है या मिसेस के नाम पे यूनिट डाल के PMEGP ले सकता है। अब कोई भी आदमी मिसेस के नाम पे डालेगा, क्योंकि अगर वो ओपन भी होगा तो मिसेस के नाम पे यानी लेडीज़ के नाम पे अगर यूनिट करेंगे या लेडीज़ कोई एक्टिविटी करती है तो उसके लिए सब्सिडी परसेंटेज ज़्यादा है। तो नेचुरली इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव एनी यूनिट इन द नेम ऑफ आपके जो वुमेन एंटरप्राइजेस है उसके वुमेन घर में जो कोई महिला आपके है उनके नाम पे करना ज़्यादा बेहतर है, सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा जो गवर्नमेंट का एजेंडा है। फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग PMEGP REGP मुद्रा यूनिट्स। तो अभी जो है कि एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको ये स्कीम का एडवांटेज मिल सकता है क्या? PMEGP ये ज़रूर मिल सकता है। PMEGP एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी एक्सपेंशन का स्कोप है, उनके लिए आउटले जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम्ड अंडर PMEGP हैज़ टू बी सक्सेसफुली एडजस्टेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के बाद आपने PMEG का सब्सिडी एडजस्ट किए वाला चाहिए। फर्स्ट लोन अंडर PMEGP मुद्रा हैज़ टू बी सक्सेसफुली रिपेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर आपका रिपेमेंट बराबर आपने बैंक को देना चाहिए। द यूनिट इज प्रॉफिट मेकिंग and good turnover having potential for further growth in turnover and profit with modernization, upgradation, technology। तो जो यूनिट का प्रॉफिट बराबर वो मेंटेन कर रहा है, बैंक का लोन रिपेमेंट प्रॉपर कर रहा है और जिसमें बढ़ने का पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसा देखेंगे उसके टर्नओवर कैसे कैसे है लास्ट 3 years की, तो उसमें जिसमें पोटेंशियल है उस यूनिट को आपको जो है एक्सपेंशन के लिए भी मिल सकता है। तो ये एक्सपेंशन आपने पहले भी देखा है कि एक्सपेंशन अंडर PMEGP उसके लिए कितना 1 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रावधान है और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए कितना 25 लाख तक का एक्सपेंशन आप कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो KVIC है, पर 6.6 जो रूल है, ये जो रूल यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस अभी आया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हु आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु कैन इम्प्लीमेंट दिस स्कीम? फर्स्ट, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो है ही है। नंबर 2, ऑल रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, RRB। अब महाराष्ट्र में इसका एग्जाम्पल क्या है कि
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, या इसी को रीजनल यानी महाराष्ट्र रूरल बैंक है ये, तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक इट्स अ कैटेगरी उसकी है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जैसे पुणे जनता सहकारी बैंक है, ठाणे जनता सहकारी बैंक है, या प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी HDFC है या फिर ICICI है, ऐसी कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ये भी ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकती है एज रेगुलेटेड बाय RBI, कमर्शियल बैंक्स रेगुलेटेड बाय RBI। तो जिसको RBI ने अप्रूवल दिया है ऐसी बैंक, अभी RBI का अप्रूवल कैसे लेना है, एक PMEGP का आपको मालूम है पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर आपको जो वहाँ से आपका एप्लीकेशन डायरेक्शन होके जाता है, तो डायरेक्शन होते समय कौन से बैंक को डायरेक्ट करना है वहाँ पे एक लिस्ट आती है। अब लिस्ट में वो सब बैंक का तो नाम नहीं रहेगा, तो उस बैंक का यानी समझो पुणे जनता सहकारी बैंक, ठाणे जनता सहकारी बैंक, इनका नाम अगर वहाँ पे इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा है भाई कि हमको मिलना पड़ेगा, हम लोग उसकी गाइडलाइंस देंगे आपको स्पेशली बैंक्स को, और बैंक का एक बार इम्पैनलमेंट RBI की लिस्ट में हो गया तो फिर आपकी बैंक एलिजिबल हो जाएगी कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को PMEG के तहत सब्सिडी देने के लिए। तो हमें ज़रूर संपर्क करें और हम बिल्कुल ये व्यवस्था आपको बैंक की करके देंगे, जिसकी वजह से आपका तो बेनिफिट होगा, आपका तो बैंक का तो डिसबर्समेंट होगा, पर कई जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है 6.6, इसको ध्यान में रखिए और इसके बारे में थोड़ा सा आप सीरियसली अगर सोचेंगे तो बिल्कुल ये आपको मिल जाएगा। अभी 8.3 ये जो इम्पोर्टेंट चेंजेस में, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर PMEGP इज 50 लाख विच इंक्लूड्स टर्म लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कोई भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कि प्रोजेक्ट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और दूसरा होता है कि भाई वर्किंग कैपिटल यानी स्टॉक लेना है या डेटर्स क्रिएट करने हैं यानी उधारी पे माल बेचना है, तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट का दोनों कैपिटल का ध्यान रखा गया है। वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो समझो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपनी है 10 लाख, तो उसमें वर्किंग कैपिटल 4 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए। फॉर द यूनिट्स अंडर सर्विस ऑब्लिक ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस ऑब्लिक ट्रेडिंग सेक्टर के लिए 40% से ज़्यादा नहीं चाहिए। द वर्किंग कैपिटल शेल नॉट बी मोर देन 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 40% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। However, for the project where the capital expenditure reaches the maximum ceiling of the project cost for manufacturing oblique service sector units, the bank can consider sanctioning of additional funds over and above 50 lakh and 20 lakh respectively. In such cases, the additional funds over and above 50 lakh and 20 lakh will not be covered for subsidy. तो 50 लाख से या 20 लाख से ऊपर अगर प्रोजेक्ट रहा तो क्या, तो आप ले सकते हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस सब्सिडी विल बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सब्सिडी विल बी गिवन एज्यूमिंग योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 50 लाख और 20 लाख ओनली। ठीक है। In case the incurred capital expenditure and working capital expenditure at the end of third year from the commencement of production is less than the sanctioned amount under the bank loan, including own contribution, the excess margin money subsidy against the shortfall shall be refunded to KVIC. अगर हुआ गलती से तो KVIC को रिफंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा रेट कितना लगेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी चार्ज, रिपेमेंट शेड्यूल में बी रेंज बिटवीन 3 to 7 ईयर्स। तो प्रीवियसली कितना था, 5 साल, अभी उन्होंने कंसिडर किया है कि 7 साल भी रिपेमेंट हो सकता है। 5 साल में प्रोजेक्ट का वायबिलिटी वर्कआउट नहीं होता है बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग केस में, इवन सर्विस केस में, तो इसलिए जो रिपेमेंट पीरियड है वो 3 से कम 3 ईयर्स चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए, 7 साल का। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय हमें प्रिफरेबली 7 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। तो 7 साल का मैंने आपको ज़्यादा पीरियड मिलेगा, टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट कम आएगा। अब ज़्यादा जल्दी आपको रिपेमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी में रहने के लिए आप 7 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, ये हम रिकमेंड करेंगे। RBI has issued necessary guidelines for the bank
to accord priority in sanctioning project under PMEGP. RBI also issues suitable guidelines from time to time as to which RRBs and other banks will be excluded from implementing the schemes. ठीक है, तो ये भी देखिए अभी इम्पोर्टेंट जो ये है इसमें 11.6 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11.6 there will be a provision to upload the photo and document which are necessary for screening the application before submitting the application. These document will include following. तो कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे जो अपने को लगेंगे अपलोड करने के लिए? तो एक है कास्ट सर्टिफिकेट। क्यों चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट? तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलने के लिए, अगर आप SC ST बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं तो आपको ज़्यादा सब्सिडी है और इसलिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। B स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड। अगर कहाँ स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए रिक्वायर्ड तो वो देना पड़ेगा। रूरल एरिया, अगर आपका रूरल है तो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट लगेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मैंने बताया जैसे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो उसमें चाहिए। एजुकेशन यानी 8वीं से आगे आपने कक्षा पढ़नी चाहिए तो उसका एक एजुकेशन का कुछ न कुछ आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा, कुछ ना कुछ होगा। 12वीं का मार्क मेमो सर्टिफिकेट होगा। तो एजुकेशन। EDP क्या है? ये एजुकेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये EDP का कोर्स भैया आपको करना ही पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि ये केस हुआ ये सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही आप फॉर्म वगैरह सब हमारे पास आके अपलोड वगैरह करते हैं उसके बाद आपको इमीडिएटली क्या करना है? EDP का कोर्स करना है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट हासिल करना है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कोई भी आपने स्किल हासिल किया है उसका एक स्किल डेवलपमेंट या EDP का सर्टिफिकेट है, एजुकेशन, ये आपको अपलोड करना है। एनी अदर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर लगता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट विल फिल ऑल इंफॉर्मेशन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो वो सभी आपको चीज़ें भरनी है। अभी और एक इम्पोर्टेंट है 11.15 जो है, तो इसमें कहा गया है 11.15, तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन नीड नॉट वेट फॉर सैंक्शन ऑफ लोन बट कैन अंडरटेक EDP ट्रेनिंग एट एनी टाइम आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन कंसल्टेशन विथ स्टेट ऑफिस ऑफ KVIC ऑन पेमेंट ऑफ EDP चार्जेस। EDP चार्जेस देखिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम KVIC के कंसल्टेशन में आप अंडरगो कर सकते हो और उसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। तो इसके बाद 11.20 एक इम्पॉर्टेंट है जो ये गाइडलाइंस में, तो 11.20 है वंस द मार्जिन मनी सब्सिडी इज रिसीव्ड इन द फाइनेंसिंग बैंक, यानी आपने सब कुछ अपलोड कर लिया, सब कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली और आपने यूनिट चालू भी कर दिया, तो अभी मार्जिन मनी कैसे मिलेगा आपको? वंस द मार्जिन मनी सब्सिडी इज रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल बैंक, बैंक में पहले आ जाएगा आपका सब्सिडी ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी विद इन 24 आवर्स इफ इट शुड बी केप्ट इन द टर्म डिपॉजिट। जैसे ही आता है 24 घंटे के अंदर उसका एक टर्म डिपॉजिट में बैंक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, TDR रिसिट। सब्सिडी रिजर्व फंड SRF में वो रखना पड़ेगा फॉर 3 years एट ब्रांच लेवल इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के नाम से वो पैसा TDR में रखना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द TDR ऑब्लिक SRF, इस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। एंड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन लोन डिसबर्स्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ TDR of the bank shall ensure to update the TDR SRF details as such TDR SRF number and date on the PMEGP portal। तो ये जितना TDR करेंगे उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात और है कि TDR की जितनी अमाउंट रहेगी यानी आपकी सब्सिडी की अमाउंट जितनी भी आएगी उतना ही अमाउंट लोन का रिपेमेंट माना जाएगा और उतने अमाउंट का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी समझो आपने लोन लिया है 10 लाख और आपकी सब्सिडी आती है 2.5 लाख, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा लोन पे 7.5 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और 2.5 लाख पे भैया FD का भी इंटरेस्ट दो तो वैसा नहीं होगा, लोन का इंटरेस्ट उतना कम हो जाएगा, वो भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, 10%, 11%, 12%, उतना आपका कम हो जाएगा, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, पैसा अकाउंट में आएगा नहीं।
फाइनेंसिंग बैंक शैल अपलोड द डिटेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट लोन इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पीएमईजी पोर्टल। जो बैंक है वो कितना आया पैसा वो सब पीएमईजीपी पोर्टल पे अपलोड करेगी। तो इसके बाद ये है 11.22, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन केस द बैंक्स एडवांस गोज बैड बिफोर 3 years पीरियड ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर beyond the control of beneficiary, the margin money subsidy will be returned to KVIC. In case any recovery is affected subsequently by the bank from any source whatsoever, such recovery will be utilized by the bank for liquidating their outstanding dues. 11.22 very important. अगर 3 साल के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से, भले वो रीज़न कोरोना हो या और कोई हो, या आपका बिजनेस चला नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, वो किया नहीं, हमको पेमेंट आया नहीं, कुछ भी रीज़न हो, 3 साल के अंदर आपने रिपेमेंट अगर प्रॉपरली नहीं किया है तो जो सब्सिडी आपके नाम से आई है, जो बैंक में टीडीआर करके आपके अकाउंट में जमा हुई है, आपके लिए जमा हुई है, वो सब्सिडी जैसे कि वैसे 3 साल के अंदर वापस चली जाएगी। और अगर 3 साल में आपने रिपेमेंट ओके किया है, बराबर सबका रिपेमेंट किया है, बैंक का रिपेमेंट किया है, बिजनेस अगर अच्छा चलाया है, तो क्या होगा? तो आपकी इस ऑनेस्ट बिजनेस एंटरप्राइज जो आपने किया है उसके लिए प्रीमियम मिलेगा। क्या प्रीमियम मिलेगा? और 1 करोड़ का लोन आप उठा सकते हो, और 1 करोड़ के ऊपर और 15% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम डिज़ाइन की है कि ऑनेस्टी के लिए प्रीमियम और डिसऑनेस्टी के लिए जो भी सब्सिडी मिला है वह भी सब्सिडी वापस चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी गवर्नमेंट जो है वो बोलती है आपको कि ऑनेस्ट रहो। अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो डिसऑनेस्टी के साथ कैसे बिहेव करना है ये गवर्नमेंट को अभी अच्छी तरीके से मालूम है, और इसलिए आप गवर्नमेंट के साथ डिसऑनेस्टी मत करो। और जो है पहले जो होता था पीएमईजीपी के लोन लोग डुबाते थे, तो ऐसा करने वाले लोग जो है वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनका सिविल स्कोर भी 0 जाएगा, सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं आएगा उनका, और सिविल स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो उनको लोन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए अभी यहाँ की इकोनॉमी अभी ऐसी हो गई, सब आधार बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया का, तो अभी कोई बदमाशी करने का कोई स्कोप बचा नहीं है। ठीक है, अभी 11.26 इसमें क्या है? ए बैंक स्टैंड ऑल IA शेव टू इंश्योर दैट, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शुड इंश्योर दैट each beneficiary prominently displays the following signboard at the main entrance of the project site. यूनिट का नेम, फाइनेंस्ड बैंक, उसके बाद आएगा बैंक का नेम, उसके बाद अपने ज़िले का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो है ये आना चाहिए आपके, जो मैंने दिखाया है यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। आपका बोर्ड के ऊपर PMEGP का ये लोगो आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का एक आधा फोटो भी आपको लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये यानी ताकि लोगों को पता चले कि ये स्कीम को PMEGP ने फंडिंग किया है, और ये बोर्ड का ये भी बेनिफिट होगा कि और जो एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग इस स्कीम के तहत लोन उठा पाएंगे। तो अभी और भी कुछ डिटेल गाइडलाइंस इसमें हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबे चलते हैं उसके, और इसलिए इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप फ़ोन कीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर है 9021933000, या फिर barpute.com पे लॉगिन हो जाइए। आपका शंका का पूरा समाधान करेंगे। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लोन आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए भी पूरी मदद कमर्शियली हम लोग करेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह आप हमारा वीडियो सुनते रहिए।